रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अब खतरनाक हो चुका है। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर बमबारी करने के बाद रूसी सेना ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है। रूसी सेना की इस कार्रवाई ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। खबर है कि रूस ने यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करने के बाद कब्जा कर लिया है। इसके बाद अमेरिका से लेकर यूरोप तक बड़ी हलचल पैदा हो गई है। वहीं ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इससे पहले रूसी सेना ने इस पर बमबारी की थी, जिसके बाद प्लांट के परिसर के बिल्डिंग में धुआं निकल रहा था, जिससे रेडिएशन फैलने का डर सताने लगा था। हालांकि बाद में आग पर काबू पा लिया गया। इस पावर प्लांट में धुआं निकलने को लेकर अमेरिका ब्रिटेन ने चिंता जताई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में विस्फोट हुआ तो पूरा यूरोप खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन पर तबाही से यूरोप का खात्मा न होने दे। वहीं पावर प्लांट में हमले और कब्जे की खबर सामने आने के बाद अमेरिका से लेकर यूरोप तक बड़ी हलचल पैदा हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की है। बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से कहा कि वो इस मसले पर कुछ ही घंटों में यूएनएसए की इमरजेंसी मीटिंग बुला रहे हैं। आपको बता दें, ब्रिटेन में ज़ैपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 6 रिएक्टर हैं, जो पूरे यूरोप में सबसे बड़ा और पृथ्वी पर 9वां सबसे बड़ा रिएक्टर माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने इस पर मोर्टार और आरपीजी से हमला किया, जिससे प्लांट के कुछ हिस्सों में आग लग गई थी। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक रूसियों ने फायर ब्रिगेड टीम पर भी फायरिंग की है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन के डनीपर नदी के पास बसे एनरहोदर शहर में स्थित है। इसी प्लांट से यूक्रेन की 25% बिजली सप्लाई होती है। ऐसे में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा कि वो यूक्रेनी अधिकारियों के संपर्क में है और ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हो रही गोलीबारी से भी वाकिफ है। आईएईए के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी ने यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमायगल और यूक्रेनी न्यूक्लियर रेगुलेटर और ऑपरेटर के साथ बात की है। उन्होंने फोर्सेस को रोकने की अपील की है। उन्होंने रिएक्टरों के ब्लास्ट से गंभीर खतरे की भी चेतावनी दी है। वहीं आपको बता दें कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए 130 रूसी बसें तैयार की गई हैं। रूसी राष्ट्रीय रक्षा नियंत्रण केंद्र के प्रमुख कर्नल जनरल मिखाइल मिजिंटसेव ने बताया कि 130 रूसी बसें भारतीय छात्रों और अन्य विदेशियों को यूक्रेन के खार्किव और सुमी से रूस के बेलोगोरोड क्षेत्र में निकालने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन में रूस की सेना लगातार बमबारी कर रही है, मिसाइलें दागी जा रही हैं। यूक्रेन में हर रोज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले ने हजारों भारतीय छात्रों को भारी मुश्किल में डाल दिया है। सैकड़ों भारतीय छात्र अभी भी फंसे हुए हैं, हालांकि उन्हें निकालने के लिए सरकार जुटी है। इस बीच बीजेपी विधायक ने बेहद ही आपत्तिजनक बयान दे दिया है और वो बीजेपी विधायक का नाम है अरविंद बेलाड। कर्नाटक के बीजेपी विधायक ने ये आपत्तिजनक बयान उस वक्त दिया जब उनसे पूछा गया कि यूक्रेन में रूसी गोलीबारी में मारे गए मेडिकल छात्र नवीन शेखरप्पा के शव को वापस कब लाया जाएगा। इस सवाल के जवाब में अरविंद बेलाड ने शर्मनाक और विवादित बयान दिया। नवीन शेखरप्पा ज्ञानगौड़ा का परिवार जहां उसके पार्थिव शरीर के आने का इंतजार कर रहा है, वहीं बीजेपी विधायक के बयान से तो यही लगता है कि उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए पहले आपको बताते हैं कि अरविंद बेलाड ने क्या कुछ कहा था। उन्होंने कहा है कि एक डेड बॉडी फ्लाइट में अधिक जगह घेरती है। विमान में एक शव के लिए जरूरी जगह में 8 लोगों को समायोजित किया जा सकता है और उन्हें वापस लाया जा सकता है। हालांकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस मामले में परिवार को सांत्वना देते हुए कहा था कि सरकार नवीन का शव यूक्रेन से लाने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन बीजेपी विधायक की बात मुख्यमंत्री के बयान से अलग है। ऐसे में इस बयान पर अरविंद बेलाड घिर गए हैं। सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया पर बीजेपी विधायक की निंदा की जा रही है। इससे पहले कांग्रेस ने यूक्रेन में छात्र की मौत पर बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष में एक भारतीय छात्र की जान जाने के कुछ दिनों बाद यूक्रेन की राजधानी कीव में एक और भारतीय छात्र को गोली लगी है। बता दें, मिली जानकारी के मुताबिक उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री जनरल VK सिंह ने 3 मार्च को पोलैंड के रेजेजो हवाई अड्डे पर इसकी जानकारी दी। आपको बता दें, VK सिंह ने ANI को बताया कि कीव के एक छात्र को गोली लगने की सूचना मिली है, उसे तुरंत कीव के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा, भारतीय दूतावास ने पहले ही प्राथमिकता से इस बात को साफ कर दिया था कि सभी को कीव छोड़ देना चाहिए। युद्ध की स्थिति में बंदूक की गोली किसी के धर्म और राष्ट्रीयता को नहीं देखती है। बताते रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग का सीधा असर भारत पर भी दिखने लगा है। यूक्रेन में छिड़ी जंग में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई थी। मृतक छात्र की पहचान कर्नाटक के रहने वाले नवीन के तौर पर हुई थी। बताया गया है कि कर्नाटक का रहने वाला नवीन गवर्नर हाउस के पास कुछ अन्य लोगों के साथ खाने का सामान लेने के लिए स्टोर के पास खड़ा था। उसी वक्त वो रूसी सैनिकों की गोलीबारी की चपेट में आ गया। आपको बता दें, भारतीय छात्र वर्तमान में युद्धग्रस्त देश यूक्रेन से भाग रहे हैं और अपनी सुरक्षित भारत वापसी के लिए पोलैंड की सीमा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। 4 केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू और जनरल VK सिंह यूक्रेन से सटे देशों में रेस्क्यू ऑपरेशन की देखरेख कर रहे हैं। गुरुवार को यूपी विधानसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग संपन्न हो गई। छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर वोट डाले गए। चुनाव आयोग के मुताबिक इस चरण में करीब 55% मतदान हुआ, जबकि 2017 के चुनाव में इन्हीं सीटों पर 56.52% मतदान हुआ था। लेकिन इन सब के बीच पूर्वांचल में दलित वोटरों ने काफी संख्या में वोटिंग की, तो वहीं छठे चरण में मुस्लिम वोटर्स थोड़े सुस्त दिखाई दिए। आइए जानते हैं पूर्वांचल में कैसा रहा वोटिंग ट्रेंड। यूपी चुनाव के छठे चरण में जिन 10 जिलों में वोट पड़े, उनमें से अंबेडकर नगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर और बस्ती ऐसे जिले हैं जहां अनुसूचित जाति का वोटर 20% से ज्यादा है। इनमें से अंबेडकर नगर में सबसे ज्यादा 59% वोट पड़े, यानी कुल 10 जिलों में जितने वोट पड़े उससे करीब 5% ज्यादा। अंबेडकर नगर में विधानसभा की 5 सीटें हैं। कटहरी, टांडा, अल्लापुर, जलालपुर और अकबरपुर। 2017 में मोदी लहर के बाद भी इस सीट से BSP ने 3 सीटें जीत ली। बीजेपी टांडा और अल्लापुर की 2 सीट ही निकाल पाई थी। वोटों का मार्जिन भी एक में 0.8% और दूसरी पर 6.4% था, यानी बहुत ज्यादा नहीं। इन आंकड़ों को देखकर यह कहा जा सकता है कि अंबेडकर नगर में मुख्य मुकाबला सपा और बसपा के बीच रहा, यानी यहां मायावती का जादू चल सकता है। लेकिन 2017 के बाद बीजेपी भी फाइट में रही। ऐसे में यहां पिछले फेज के चुनावों में BSP फाइट में कम दिख रही थी। छठे फेज में वो एकदम से फाइट में आ गई है और मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। ये हालात सिर्फ अंबेडकर नगर के नहीं हैं, बल्कि उन सीटों पर भी हैं जहां अनुसूचित जाति का वोटर ज्यादा है। वो वोटर एक्टिव दिख रहा है। वहीं इस चरण में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत काफी कम देखने को मिला है। 10 जिलों में से बलरामपुर में 37%, सिद्धार्थनगर में 30% और संत कबीर नगर में 24% मुस्लिम आबादी है। लेकिन वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो बलरामपुर में सबसे कम 48% वोट पड़े। सिद्धार्थनगर में भी 49% और संत कबीर नगर में 51% वोट पड़े। ये तीनों जिले ऐसे हैं जहां पर सबसे कम मतदान हुआ है, जबकि पहले के 5 फेज के मतदान में दिखा था कि जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पर वोट प्रतिशत औसत से ज्यादा रहा। दरअसल छठे चरण में बीजेपी से टूटकर एसपी में गए बड़े चेहरों की परीक्षा थी। बड़ा नाम स्वामी प्रसाद मौर्य का है। वो कुशीनगर की फाजिल नगर से उम्मीदवार थे। उनकी सीट पर 56% वोट पड़े। साल 2017 में 55.3% और 2012 में 55% मतदान हुआ था, यानी अब की बार पिछले 2 चुनावों की तुलना में ज्यादा वोट पड़े। शायद इसकी एक बड़ी वजह स्वामी प्रसाद मौर्य का यहां से चुनाव लड़ना रहा हो,
क्योंकि अगर क्षेत्र से कोई बड़ा नेता लड़ता है तो वोटरों में ज्यादा उत्साह होता है। तो इस बार वोट पैटर्न में ये देखने को मिला है। देश में नए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में दिनों दिन गिरावट का दौर जारी है। आज एक बार फिर कोरोना केस में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 2.5% से कम मामले सामने आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 6,396 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,29,51,556 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 201 लोगों की कोरोना महामारी की वजह से मौत हुई है। मौत के नए आंकड़ों के साथ ही देश में संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा अब 5,14,589 पर पहुंच गया है। देश में फिलहाल रिकवरी रेट बढ़कर 98.62% हो गया है। डेली पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो ये 0.69% है। वीकली पॉजिटिविटी रेट 0.90% है। इस दौरान कोरोना के 13,450 मरीज ठीक भी हुए हैं, जिसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 4,23,67,070 हो गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक है। देश में एक्टिव केस 69,897 हैं, जिसकी दर 0.16% है। इन आंकड़ों को देखने के बाद कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण आई तीसरी लहर के बाद देश में हालात सुधर रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण पर लगाम कसने के लिए सरकार वैक्सीनेशन पर काफी जोर दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते दिन 24,84,412 खुराकें लोगों को लगाई गई है। अब तक वैक्सीन के कुल 178,29,13,060 करोड़ डोज लोगों को दी जा चुकी है। कोरोना टेस्ट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 9,23,351 टेस्ट किए गए हैं। अब तक देश में लगभग 77,09,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। अगर राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालें तो गुरुवार को आए नए आंकड़ों के मुताबिक केरल में 2,222 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया है और 161 मरीजों की इस दौरान मौत हुई है। इनमें पुरानी मौतें भी शामिल हैं। नए मामलों की बात करें तो महाराष्ट्र में बीते दिन 467 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और 12 मरीजों को कोरोना की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है। कर्नाटक में 382 मामले सामने आए हैं और 10 मौतें हुई हैं। वहीं तमिलनाडु में 292 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है और एक मरीज को अपनी जान गंवानी पड़ी है। गौरतलब है कि देश में कोरोना की रफ्तार के कम होने के पीछे की बड़ी वजह वैक्सीनेशन को माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में इस साल कोविड से हुई मौतों में से 92% संख्या वैक्सीनेशन नहीं कराने वालों की हुई है। जबकि आपको बता दें कि इस समय दुनिया के कई देश कोरोना वायरस की नई लहर का सामना कर रहे हैं। हांगकांग में हालात इतने खराब हैं कि अस्पतालों को पार्किंग और दूसरी जगहों पर मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है। इसके अलावा न्यूजीलैंड में भी भारी संख्या में मामले मिल रहे हैं। ऐसे में देश में मामले भले ही कम हो रहे हैं, लेकिन सतर्क रहने